हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैंस केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। तो ये आप सबको पता है जूरिस्प्रूडेंस और लीगल मेथड की क्लास है। तो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ वाज डेवलप्ड बाय हैंस केल्सन। तो ये क्वेश्चन आता है कि हु हैज़ डेवलप्ड द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इसे बोलते हैं हैंस केल्सन, एन ऑस्ट्रियन जूरिस्ट। ये ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, उसको बिलोंग करता था। इन द अर्ली 90s दिस थ्योरी ऑल्सो नोन एज प्योर थ्योरी ऑफ पॉजिटिव लॉ, केल्सेनियन जूरिस्प्रूडेंस। अब इसमें जो इन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे इसने दी। इसने कुछ ग्राउंड नॉर्म्स सेट कर दिए। ग्राउंड नॉर्म्स क्या होता है, इसने एक पिरामिड बनाया और उसने सबसे ऊपर रखा उसमें अपना जो ग्राउंड नॉर्म्स है, और उस जो सबसे नीचे रखा ग्राउंड नॉर्म्स को। एक पिरामिड बनाया, सबसे नीचे ग्राउंड नॉर्म्स को रख दिया और उसके ऊपर बोल दिया कि जितने भी लॉ हैं इसके ऊपर आते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे सारे लॉ बन रहे हैं। कि अगर जैसे आप बात करोगे सीपीसी की या सीआरपीसी की या बीएनएसएस जो आज के टाइम में बन चुका है, तो जितने भी प्रोसीजरल लॉ है उसकी जो सोर्स है वो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव फ्रॉम द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो अगर प्रोसीजर आप इस्टेब्लिश कर रहे हो तो आप इसलिए इस्टेब्लिश कर लो कि दिस प्रोविजन हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को फॉलो करने के बाद ही आप नए लेजिस्लेटिव लॉ बनाते हो या नए नॉर्म्स सेट करते हो। जैसे अगर आपने देखा होगा, अगर आप सेक्शन 56 या 57 ऑफ बीएनएसएस पढ़ोगे, या पहले सीआरपीसी का सेक्शन 57 ही होता था वो, तो आर्टिकल 22 बोलता है कि आर्टिकल 22 कहता है कि ए पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड शैल बी प्रोड्यूस्ड विद इन 24 आवर्स बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो एक पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है उसको हम 24 घंटे के अंदर, तो ये फंडामेंटल राइट्स था। उसी फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करने के बाद हमने एक लीगल राइट क्रिएट कर दिया, सीआरपीसी या फिर बीएनएसएस आज के टाइम में जिसको हम बोलते हैं। तो ग्राउंड नॉर्म्स का मतलब होता है एक ग्राउंड नॉर्म्स ऐसा नॉर्म्स जिसे बोलते हैं बेसिक नॉर्म्स, उस बेसिक नॉर्म्स के ऊपर सारे लॉ चलते हैं। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर ग्राउंड नॉर्म्स आप देखोगे तो इंडिया में ग्राउंड नॉर्म्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्राउंड नॉर्म्स, सबसे नीचे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप खत्म कर दो तो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करते डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा, सोशलिस्ट खत्म हो जाएगा। तो जितने भी सारे लॉ हैं, चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, चाहे फिर सीपीसी है, या फिर बीएनएसएस है, या प्रोटेक्शन वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इन सारे के सारे रिलेवेंसी खत्म हो जाएगी। तो एक जो डॉक्यूमेंट है जिसने सबको सेव किया हुआ है, उसने इंडिविजुअल के राइट को सेव किया हुआ है, उसने लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की रेस्ट्रिक्शन बताई हुई है, एक उसने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की रेस्ट्रिक्शन पावर बताई हुई है, उसने जो जुडिशरी है उसकी पावर बताई हुई है, वो क्या काम करेगी। तो बेसिकली एक हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट है जिसे बोलते हैं सुप्रीम डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी को बोलते हैं ग्राउंड नॉर्म्स। तो कैल्सन ने भी ये थ्योरी दी थी। कैल्सन ने बोल दिया था कि जो दुनिया के लॉ बेस करते हैं ना, वो मोरालिटी पे या हिस्टोरिकल वैल्यूज़ पे बेस नहीं करते। हर दुनिया में, हर कंट्री में एक ग्राउंड नॉर्म्स होता है, उस ग्राउंड नॉर्म्स को सेट करने के बाद ही हम और सारे लॉ बनाते हैं। और तो इसने एक पिरामिडिकल फेज में बताया कि सबसे नीचे होता है ग्राउंड नॉर्म्स, उसके ऊपर सारे लॉ होते हैं। और अगर आप ग्राउंड नॉर्म्स को ही हटा दोगे, नीचे ग्राउंड वाला नॉर्म्स जो हटा दोगे, तो सारे के सारे लॉ ऑटोमेटिक गिर जाएंगे। जैसे आप अगर किसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की नीचे से अगर बुनियाद को हटा दोगे तो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर को हटाते ही पूरा का पूरा बिल्डिंग खत्म हो जाएगी। तो ग्राउंड नॉर्म्स थ्योरी होती है। तो देख लेते हैं, कैल्सन सेंट्रल कॉन्सेप्ट इज दैट फॉलो ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर रिसेंबलिंग ए pyramid. At the apex, the fundamental rules known as ground norm that provides all the subordinate laws. Ground norms. The ground norm is the foundation of legal system providing validity of other law. तो ground norms वो norms होते हैं जो other law की validity को एक्सेप्ट करवाते हैं। जैसे कि अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही सोर्स है सीपीसी सीआरपीसी जितने भी लॉ है। तो ग्राउंड नॉर्म बेसिकली वो नॉर्म्स जिसके बेस पे और सारे लॉ बनते हैं और सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं। ऐसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ इन लीगल सिस्टम डिराइव फ्रॉम द ग्राउंड नॉर्म्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया आया कहाँ से था कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी द सुप्रीम लेजिस्लेशन या हाईएस्ट डॉक्यूमेंट। तो इसका आइडिया आया था बेसिकली ग्राउंड नॉर्म्स थ्योरी से ही आया था। स्टेट्यूट्स आर लॉ पास बाय लेजिस्लेचर डेराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेट्यूट्स की बात करें तो स्टेट्यूट्स की अगर हम बात करें तो स्टेट्यूट्स कितने जितने भी लॉ हैं सबको स्टेट्यूट्स तो बोल रहे हैं। इसी तो पार्लियामेंट को हम स्टेट्यूटरी अथॉरिटी बोल रहे हैं, लेजिस्लेचर को स्टेट्यूटरी अथॉरिटी बोल रहे हैं। तो जो स्टेट्यूटरी अथॉरिटी जो भी एक्ट बनाएगी, जो लॉ बनाएगी, उसको हम स्टेट्यूट्स बोलते हैं। लेकिन अब सपोज करो पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना रही है तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, आर्टिकल 107 में लिखा हुआ है उसका प्रोसीजर, है ना। और ऐसे अगर देखोगे तो अगर पार्लियामेंट कोई ऑर्डिनेंस भी पास करेगी तो उसका आर्टिकल 123 में वो प्रोसीजर दिया हुआ है। तो बेसिकली एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है जिसने बताया हुआ है कि अगर लेजिस्लेचर या स्टेट्यूट्स कोई भी लॉ बनाएगा तो उसकी कितनी रेस्ट्रिक्शन है। जैसे अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रहा है और वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जा रहा है तो आर्टिकल 13 बोल देता है उसका जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक टेस्ट तो उन्हें पास करना पड़ेगा जो बोलते हैं ग्राउंड नॉर्म्स टेस्ट। और ग्राउंड नॉर्म टेस्ट का मतलब है कि उसके बेस पे ही सारे लॉ बनेंगे, इसे बोलते हैं ग्राउंड नॉर्म्स थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट है देख लेते हैं नॉर्म्स एंड रूल्स।
Norms and rules guide our behavior by informing us what is accepted and prohibited. According to Kelson, law provide directive that dictate or our action and set boundaries for conduct. तो डायरेक्टिव क्या होते हैं? लॉ प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ इंडिविजुअल शुड बिहेव. तो लॉ बेसिकली करता क्या है कि हाउ इंडिविजुअल शुड बिहेव, हम सोसाइटी में कैसे रहेंगे. लॉ का काम सिर्फ इतना होता है बताने का. उस लॉ क्या करता है? बाउंड्री सेट करता है. लॉ एस्टैब्लिश लिमिट ऑन एक्सेप्टेबल बिहेवियर, डिफाइनिंग व्हाट परमिसेबल एंड प्रोहिबिटेड. तो लॉ बेसिकली एक तो डायरेक्टिव होता है कि सोसाइटी में हम सब इंडिविजुअल रहेंगे तो कैसे रहेंगे. उसके अलावा लॉ बाउंड्री सेट करता है. उसके अलावा एनफोर्समेंट लॉ आर एनफोर्स्ड बाय अथॉरिटी टू एंश्योर कंप्लायंस एंड मेंटेन ऑर्डर. तो इसने बेसिकली एक पॉजिटिव लॉ थ्योरी जो हमने पढ़ी थी, अगर आप देखोगे तो एनालिटिकल स्कूल में सिर्फ हम एनालिटिकल स्कूल में तो ना तो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ना हम सोसाइटी पढ़ते हैं, और ना ही हम कोई भी मॉरल वैल्यू पढ़ते हैं, ना एथिकल वैल्यू पढ़ते हैं. इस एनालिटिकल स्कूल में सिर्फ और सिर्फ लॉ की बात हुई है. तो जितने भी जूरिस्ट हैं अभी एनालिटिकल स्कूल के, चाहे हम ऑस्टिन की बात करें, चाहे बेंथम की बात करें, ऐसे ही केल्सन की अगर हम बात करें, हेंस केल्सन की, तो इसने एक थ्योरी दी थी कि सिर्फ लॉ का काम होता है सोसाइटी को रेगुलेट करना. ये जो लॉ कस्टम से डिराइव्ड हो रहा है या लॉ इस जगह से डिराइव्ड हो रहा है, सोसाइटी से डिराइव्ड हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये थ्योरी गलत है. इसके अकॉर्डिंग लॉ जब भी बनता है तो उसके लिए कोई भी सोसाइटी कुछ ग्राउंड नॉर्म सेट करती है. उस ग्राउंड नॉर्म्स के बेस पे ही सारे लॉ या पूरी सोसाइटी का रेगुलेशन होता है. ठीक है. लीगल वैलिडिटी. कैल्सन डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जिस्टिंग लॉ एंड द आइडियल लॉ. ए लॉ इज कंसिडर्ड वैलिड इफ इट कन्फर्म्स टू द हायर लॉज. एग्जिस्टिंग लॉ, द लॉ दैट आर करंटली इन फोर्स एंड बीइंग एनफोर्स. तो एग्जिस्टिंग लॉ की अगर बात करोगे, आप देखो, अगर मैं आपको एक वर्ड में बताऊँ तो ध्यान से सुनना इस बात को. हमारे आर्टिकल 13 सब क्लोज 1 में, आर्टिकल 13 सब क्लोज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात हुई है. प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऐसे लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन जब एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950, उससे पहले आए, तो उसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग लॉ. उसके बाद बोलते हैं आइडियल लॉ, ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट और जस्ट लॉ, जस्ट ऑफन बेस्ड ऑन मॉरल प्रिंसिपल. तो ये तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, एग्जिस्टिंग लॉ. अब आइडियल लॉ क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रिस्ट्रिक्शन सेट कर दी कि ऑल द law which are in force immediately before the enforcement of the constitution shall become void if they are going against fundamental rights. या फिर एक सिचुएशन ये भी क्रिएट कर दी जब आर्टिकल 13 सब क्लोज तो पढ़ोगे कि all the law made by the statutory authority which or takes away or abrades the fundamental rights shall become void. तो पहले से जो लॉ चले आ रहे थे या कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद जितने भी लॉ हैं वो सारे के सारे तभी वैलिड डिक्लेयर होंगे अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में, विद इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए ही वो कर रहे हैं या डीपीएसपी को एनफोर्स कराने के लिए कर रहे हैं. तो किसी का बेसिकली वो अल्टीमेटली प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, वो क्या फॉलो कर रहे हैं, वो एक ग्राउंड नॉर्म्स ने जो नॉर्म सेट किए हैं उस थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं. तो इसने बताया कि एग्जिस्टिंग लॉ जो होते हैं वो क्या होता है, एग्जिस्टिंग लॉ तो है लेकिन उसको भी हमें एक टेस्ट पास करवाना पड़ेगा, उसे बोलते हैं ग्राउंड नॉर्म थ्योरी. इसने हाइपोथेटिकल एक कॉन्सेप्ट बताया कि हम एक सिचुएशन सेट कर देंगे कि आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सिचुएशन सेट की हुई है कि अगर आप इंडियन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाएगा तो दैट शैल नॉट गो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, और अगर ऐसा होता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो जाता है. वैलिडिटी. ए लॉ इज कंसिडर्ड वैलिड इफ इट कन्फर्म्स टू ए हायर लॉ इन द हायरार्की. जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन में अगर कोई लॉ बन रहा है, इंडिया में आज के टाइम में अगर कोई लॉ बनता है या पहले से कोई लॉ चला आ रहा था तो उसको आर्टिकल 13 का टेस्ट पास करना पड़ता है. आर्टिकल 13 का टेस्ट है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऐसे लॉ which were enforced at the time of enforcement of the constitution. तो जो पहले 26 जनवरी, जैसे अगर आप देखो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है. सीपीसी 1909 में बना है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है. उसके अलावा अगर बात करो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 का एक्ट है मेरे ख्याल से, वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है. तो जो 26 जनवरी 1950 के बाद लॉ बने या 26 जनवरी 1950 से पहले लॉ बने वो सारे के सारे एक ग्राउंड नॉर्म्स थ्योरी है, उसको तो फॉलो करेंगे. तो इंडिया में अगर ग्राउंड नॉर्म्स थ्योरी को देखें तो इसकी डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, या किसी भी कंट्री में जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहा है उस कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल देते हैं, ग्राउंड नॉर्म्स बोल देते हैं. तो ग्राउंड नॉर्म्स थ्योरी यही होती है कि कोई भी लॉ बन रहा है बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड नॉर्म्स फॉलो करता है. और क्योंकि ये एनालिटिकल स्कूल को बिलोंग करते हैं तो इनका एक मानना होता है कि ग्राउंड नॉर्म्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्राउंड नॉर्म्स ये होता है कि भैया ना तो इसका लेना देना हिस्टोरिकल स्कूल से है, ना इसका लेना देना सोसाइटी से, इसका लेना देना किससे है. फिर इसने बोल दिया पॉजिटिव लॉ, लॉ एज इट इज़.
So ultimately all the law made by the legislature shall be based on the ground norms theory. और अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ते हो, या क्योंकि हम सब लॉ स्टूडेंट हैं ज़्यादातर, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा है तो एक बात मान के चलना आज के बाद, तो जो ये थ्योरी दी थी कैल्सन ने, ग्राउंड नॉर्म्स थ्योरी, बेसिक स्ट्रक्चर वाली थ्योरी, कि भाई एक डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे सारे के सारे लॉ हैं, उन सबको वैलिडिटी मिलती है, तो उसी को बोलते हैं ग्राउंड नॉर्म्स थ्योरी। तो इंडिया में वो कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई होती है। सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी, अब क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो बंदा है ये बिलोंग करता है एनालिटिकल स्कूल को, कैल्सन आर्ग्यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी, suggesting that law should be considered independently from moral judgment. His position emphasizes maintaining a distinction between legal principle and ethical consideration. तो इसने बोल दिया कि भाई ये मोरालिटी पे आप लॉ बेस कराते हो, जैसे हमने देखा था सोशोलॉजिकल स्कूल में, अगर हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके तो उसमें हम देखा कुछ सोशल स्कूल है, तो वो बोलते हैं कि सोसाइटी में जितने भी लॉ चल रहे हैं ना, अभी प्रिवेल करते हैं, जितने भी सोसाइटी में कस्टम चल रहे हैं, सोसाइटी का जितने भी सोसाइटल रूल्स हैं वो लॉ में कन्वर्ट होते हैं। उसने बोल दिया नहीं भैया, लॉ तो वो होता है अल्टीमेटली विच इज़ बेस्ड ऑन द ग्राउंड नॉर्म्स। तो सोसाइटी कुछ ग्राउंड नॉर्म्स सेट करती है, उसके बेस पे लॉ बनता है, इसका मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है भैया। उसके अलावा ए सिस्टम ऑफ रूल्स एनफोर्स बाय अथॉरिटीज़, तो ग्राउंड नॉर्म्स वो सिस्टम होता है जिससे अथॉरिटी एनफोर्स कराती है। जैसे इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्राउंड नॉर्म्स। मोरालिटी ए सेट ऑफ एथिकल वैल्यूज, इसने बोल दिया कि ग्राउंड लॉ क्या होता है, लॉ एक होता है, लॉ इज द सिस्टम ऑफ रूल एनफोर्स बाय अथॉरिटीज़, और मॉरल क्या होता है, मॉरल क्या होता है, एथिकल वैल्यूज़। तो हम एथिकल वैल्यूज़ थोड़ी कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकते हैं, हम तो सिर्फ लॉ जाके कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हैं, तो इसने बोल दिया। उसके अलावा सेपरेशन, कैल्सन आर्ग्यूज दैट लॉ शुड बी एनालाइज्ड विदाउट कंसिडरिंग मॉरल जजमेंट। तो उसने बोल दिया कि जब अब कोई भी केस अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट का काम क्या होता है, कोर्ट सिर्फ हमारे लीगल राइट एनफोर्स करा सकता है। कोर्ट हमारे फैमिली राइट, जैसे फैमिली मतलब कि मेरे फादर मेरे को पॉकेट मनी नहीं दे रहे, या सपोज करो मैं पूजा करने जाऊँ या ना जाऊँ, या फिर जैसे सपोज करो जो भी रिलीजियस मैटर है या पॉलिटिकल मैटर में कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लूँ, मैं ए पार्टी ज्वाइन करूँ, मैं बी पार्टी ज्वाइन करूँ, तो कोर्ट तो इसको एनफोर्स कराएगा ही नहीं। कोर्ट कभी भी मॉरल वैल्यूज़ एनफोर्स नहीं कराता। कोर्ट क्या एनफोर्स कराएगा, कोर्ट सिर्फ और सिर्फ लॉ एनफोर्स कराता है। तो ये बात किसने बोल दी, सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी में हेंस कैल्सन ने बोल दी। अब देख लेते हैं इसका लीगल साइंस। कैल्सन एडवोकेट्स for approaching the study of law in the manner similar to the natural sciences. This entail embracing an objective and systematic approach to the subject matter. ऑब्जेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। लॉ शुड बी स्टडीड विदाउट बायस और पर्सनल ओपिनियन। तो इसने बोल दिया कि जो मोरालिटी और हिस्टोरिकल वैल्यूज़ और ये कस्टम्स है उसके बेस पे लॉ को स्टडी नहीं करना चाहिए। बेसिकली हमें कोई पर्सनल ओपिनियन ना रखते हुए हम लॉ स्टडी करनी चाहिए, हमको हमारा ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए। और क्योंकि उसी बेस पे इसने इसी बेस पे इसने थ्योरी बनाई थी ग्राउंड नॉर्म्स थ्योरी, कि हमें सिर्फ ग्राउंड नॉर्म्स फॉलो करनी चाहिए। ये जो किसी के हम पर्सनल ओपिनियन ले रहे हैं या ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। और हर सोसाइटी के अलग ग्राउंड नॉर्म्स होते हैं। इंडिया के अलग ग्राउंड नॉर्म्स हैं, जर्मनी के अलग ग्राउंड नॉर्म्स हो सकते हैं, ऑस्ट्रिया के अलग ग्राउंड नॉर्म्स हो सकते हैं, पाकिस्तान के अलग ग्राउंड नॉर्म्स हो सकते हैं। तो ऐसे ही अगर बात करें तो ग्राउंड नॉर्म्स पे के बेस पे हमको लॉ बनाना चाहिए। लॉ शुड बी स्टडीड विदाउट बायस। उसके अलावा सिस्टमेटिक लॉ शुड बी एनालाइज इन ए स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज मैनर। तो इसने मैंने बताया ना एक पिरामिड बनाया था, पिरामिड में सबसे नीचे इसने ग्राउंड नॉर्म्स रख दिया और बोल दिया कि सारे लॉ इससे वैलिडिटी ले रहे हैं। तो सिस्टमेटिकल इसने स्टडी की बात करी है। साइंटिफिक मेथड, कैल्सन सजेस्ट अप्लाइंग साइंस प्रिंसिपल टू द स्टडी ऑफ लॉ। तो इसने वो पिरामिड बना के जब वो स्टडी बताई है, इसने बोल दिया कि भैया लॉ शुड बी बेस्ड ऑन द ग्राउंड नॉर्म्स। तो उसने बेसिकली बोल दिया कि इसे हम सिस्टमेटिक वे में, साइंटिफिक वे में स्टडी हमें से करनी चाहिए। अब देख लेते हैं ग्राउंड नॉर्म्स। तो ग्राउंड नॉर्म्स इज ए लीगल कॉन्सेप्ट लाइक टू द आइडिया ऑफ द फिलोसोफर हेन कैल्सन like the most important rule in the legal system. Kelsen believes it is the starting point for all the rules. तो बेसिकली अगर हम ग्राउंड नॉर्म्स की बात करें तो लीगल सिस्टम ग्राउंड नॉर्म्स पे चलता है। जैसे इंग्लैंड में अगर बात करें, इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन है एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट है। तो अगर इंग्लैंड की बात करोगे तो इंग्लैंड में अगर ग्राउंड नॉर्म्स क्या होंगे, बेसिक रूल्स क्या होंगे, तो वो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन और जुडिशियल प्रेसिडेंट है। इंडिया में ग्राउंड नॉर्म्स क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनाइटेड स्टेट्स में ग्राउंड नॉर्म्स क्या है, यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे ही अगर बहुत सारी जितनी भी, जैसे अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो उसमें अगर ह्यूमन राइट्स एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की, तो क्यों हम ह्यूमन राइट को हर कंट्री में एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि एक UNDHR हुआ था जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। अब उसने अथॉरिटी दे दी कि जो यूनाइटेड नेशन है वो सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू हर नेशन में ये चीज़ को देखेगी कि इस कंट्री में क्या ह्यूमन राइट्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे।
तो उसने बेसिकली अगर किसी भी कंट्री में ह्यूमन राइट्स एप्लीकेबल कराने अगर सिक्योरिटी काउंसिल जाएगी, यूनाइटेड नेशन जाएगी, तो उससे वो नेशन पूछता है आप क्यों आ रहे हो हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स एप्लीकेबल कराने, तो वो बोलता है कि एक ग्राउंड नॉर्म्स है भैया, यूडीएचआर पे आपने साइन किए हुए, तो वो इंटरनेशनल कन्वेंशन था। अब क्योंकि वो इंटरनेशनल कन्वेंशन था, आपने साइन कर दिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने यहाँ पे ह्यूमन राइट्स एप्लीकेबल कराने ही कराने पड़ेंगे। तो अगर ग्राउंड नॉर्म्स की बात करें तो इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस में यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनेशनल लेवल में यूडीएचआर है इंग्लिश। तो ग्राउंड नॉर्म्स वो होता है जिससे और सारे लॉज को अथॉरिटी मिलती है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्यों हुआ? सम इंडिविजुअल हैज़ एक्सप्रेस्ड देयर डिसलाइक फॉर दिस थ्योरी, arguing that it appears to be detached from the moral and political consideration। तो इसका बेसिकली देखो, इसने हुआ था क्या है कि इसने तो अपनी व्यूज़ दे दिए कि लॉ शुड बी बेस्ड ऑन द ग्राउंड नॉर्म्स थ्योरी, लेकिन हमारे यहाँ अगर बहुत सारे लॉ आप देख लोगे तो वो मोरल वैल्यूज़ पे भी चलते हैं, वो पॉलिटिकल वैल्यूज़ पे। जैसे हमारे यहाँ देखोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, वो बात कर रहे हैं कि भाई हम वोट कब डाल सकते हैं, कोई भी किसी का अगर इलेक्शन लड़ने तो कैसे लड़ेगा, तो पॉलिटिकल आइडियाज़ तो आपको इन्वॉल्व करने पड़ेंगे ना लॉ में, तो इसलिए इसका क्रिटिसिज्म हो गया। दूसरा, इसने बोल दिया कि भैया लॉ मॉरल वैल्यू पे नहीं चलता, तो मॉरल वैल्यू पे कैसे नहीं चलता? इंडिया में बेशक हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ फैमिली लॉ भी जैसी भी तो चीज़ है, तो पर्सनल लॉ जैसी भी तो चीज़ है, तो इसका क्रिटिसिज्म एक इसलिए हुआ। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट क्रिटिसिक्स आर्ग्यूज दैट केल्सन थ्योरी इज टू एब्स्ट्रैक्ट एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड इशू। तो इसने सिर्फ और सिर्फ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की बात करी थी, इसी को बोलते हैं ग्राउंड नॉर्म्स थ्योरी। प्योर थ्योरी मतलब कि भैया लॉ मॉरल वैल्यूज़ पे बेस नहीं हो सकता, लॉ पॉलिटिकल वैल्यूज़ पे बेस नहीं हो सकता, इसने इसीलिए बोलते हैं प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। तो इसका इसीलिए इसने क्या कर दिया, इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म हुआ है। रीज़न उसका ये था कि इसने क्या कर दिया, इसने मोरालिटी को बाहर निकाल दिया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बाहर निकाल दिया। इसने बोल दिया सिर्फ और सिर्फ हम प्योर थ्योरी ऑफ लॉ पढ़ेंगे। लैक ऑफ एनफोर्समेंट, केल्सन थ्योरी डजंट एडिकेटली एड्रेस द प्रैक्टिस एस्पेक्ट ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट। तो इसने बोल दिया कि सिर्फ अगर हम किसी भी, अगर इंडिया में देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड नॉर्म्स है, लेकिन क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्योरली सिर्फ लॉ की बात कर रहे हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक सेकुलरिज्म की बात हुई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर डीपीएसपी की बात कर रहे हैं तो इंडियन सोशलिज्म की भी बात हुई है। तो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम मानते हैं कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ग्राउंड नॉर्म्स थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, और ग्राउंड नॉर्म्स थ्योरी के अकॉर्डिंग केल्सन के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्राउंड नॉर्म्स, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड नॉर्म्स तो मानते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बिना अगर हम सेकुलरिज्म के अप्लाई कराएंगे, बिना सोशलिज्म के अप्लाई कराएंगे, बिना रिपब्लिक के, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी कहाँ रह जाएगी? तो इसका इसलिए भी क्रिटिसिज्म हुआ था कि इसने बोल दिया था प्योरली हम सिर्फ लॉ पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता हम प्योरली लॉ पढ़ रहे हैं, हमें सेकुलरिज्म भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, मतलब हमें पर्सनल लॉ भी अडॉप्ट करने पड़ेंगे, हमें सोशलिज्म भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ हम प्योर थ्योरी लॉ पढ़े तो इसका क्रिटिसिज्म हो गया। उसके अलावा इसने बोल दिया वेस्टर्न बायस, सम बिलीव दैट केल्सन थ्योरी इज रूटेड इन वेस्टर्न लीगल ट्रेडिशन एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग नॉन वेस्टर्न। तो बेसिकली अगर केल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की बात करें, अब ये ऑस्ट्रिया को बिलोंग करता है, ऑस्ट्रिया की यूरोप में कंट्री है, तो इसने बोल दिया कि इसकी थ्योरी ऑस्ट्रिया के लिए तो एप्लीकेबल हो सकती है, यूरोपियन कंट्रीज के एप्लीकेबल हो सकती है, लेकिन एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, इनमें एप्लीकेबल नहीं हो सकती, क्योंकि हर किसी के ग्राउंड नॉर्म्स अलग होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया। तो इसका इसलिए क्रिटिसिज्म हो गया। मैं लास्ट लाइन फिर बता रहा हूँ, केल्सन ऑस्ट्रिया से था, इसने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी। इसने बोल दिया प्योरली हम सिर्फ और सिर्फ लॉ पढ़ते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ते। अब इसने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को ग्राउंड नॉर्म से डिफाइन कर दिया। उसने बोल दिया कि कहीं भी किसी भी कंट्री में जब लॉ बनता है तो बेसिकली वो कैसे बनता है, वो बनता है ग्राउंड नॉर्म्स के बेस पे। हर सोसाइटी के कुछ ना कुछ ग्राउंड नॉर्म्स होते हैं, उस ग्राउंड नॉर्म्स में ना तो इसने मॉरलिटी को इंक्लूड करा, ना इसने सोसाइटल रूल को इंक्लूड करा, ना ही कस्टम को इंक्लूड करा। इसने बोल दिया प्योरली सिर्फ और सिर्फ हम लॉ पढ़ते हैं उसमें, इसलिए उस ग्राउंड नॉर्म्स को हमने बोल दिया था प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। और क्योंकि इसने अब ग्राउंड नॉर्म्स क्या होता है, जैसे इंडिया में ग्राउंड नॉर्म्स क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ग्राउंड नॉर्म्स वो होता है जिससे सारे के सारे लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या जुडिशियल अथॉरिटी, उन सबकी पावर या रिस्ट्रिक्शन डिफाइन होती है। तो वो ग्राउंड नॉर्म्स हर कंट्री में चलता है। इंडिया में अगर ग्राउंड नॉर्म्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्राउंड नॉर्म्स, जहाँ से लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल सबकी पावर डिफाइन है और उसकी रिस्ट्रिक्शन डिफाइन है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जूरिस्प्रूडेंस तो मैं आपका सारा क्लियर करा दूंगा, और मैं इसके साथ साथ आपका लीगल मेथड भी क्लियर करा दूंगा। बेसिकली ये सीरीज़ जो है वो सीरीज़ है लीगल मेथड है, सारा कवर करा दूंगा। आपका जो एग्जाम है उससे कम से कम 10 दिसंबर तक की जितनी भी लेक्चर है इसके लीगल मेथड के सारे कंप्लीट करा के इसे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो सबके साथ।